नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त इंदौर में सुप्रसिद्ध चिकित्सक एमडी मेडिसिन डॉक्टर दीपक शर्मा जी के क्लिनिक पे मौजूद हूँ। आप वर्तमान में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, साथ में अपना पर्सनल क्लिनिक भी चलाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा मेडिकल एजुकेशन से अभी तक की अपने कुछ यात्रा के बारे में बताएं। कहाँ एजुकेशन हुई, कहाँ कहाँ आपने अनुभव लिए? मैंने MBBS जबलपुर से करा था। ओके। और 1989 से 94 में मैंने MBBS कंप्लीट कर लिया था। ओके। फिर मैंने 96 से 99 तक मैं भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में था, जहाँ पे मैंने MD की चिकित्सा की डिग्री उत्तीर्ण करी जी। उसके बाद में 2 साल कैंसर हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में है, वहाँ 2 साल रहा। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं इंदौर में आके अपना पर्सनल क्लिनिक चालू करा और 2007 से मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन हूँ और अभी वहाँ पे प्रोफेसर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में हूँ। अच्छा, सुपरिटेंडेंट भी हैं आप? अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल आपको वहाँ पे टीचिंग में हो गए, प्रमोशन भी मिला डिपार्टमेंटल, तो इस बीच जो आपकी पढ़ाते पढ़ाते जो खुद का जो नॉलेज बढ़ा, मेडिकल नॉलेज टीचिंग से, और इसका आपको कितना बेनिफिट मिला आपकी पर्सनल प्रैक्टिस वाइज भी और सोसाइटी को भी? देखिए, जब हम मेडिकल फील्ड क्या है, हर साल हर समय चेंज होती रहती है जी। जैसे आपने देखा कि कोविड की बीमारी 100 साल में नहीं आई थी जी। अब कोविड के बारे में तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसी बहुत सारी बीमारी नई आती रहती है जिसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नई मेडिकल टेक्निक्स, ट्रीटमेंट की चीज़ें आती रहती है जिसके लिए हमें सतत पढ़ना पड़ता है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम मरीज का सही इलाज नहीं कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा मुझे महत्वपूर्ण लगा कि जैसे आपने 2005-06 के आसपास एमडी हो गया आपका 99 में। ओके। और उसके बाद नए जो रिसर्च डेवलपमेंट R&D होते हैं, नई बीमारियां भी आती, जैसे आपने कोरोना का बोला, नई मेडिसिन भी आती, तो ये नॉलेज आपका क्या तरीका रहता है, कैसे अपडेट होता है? क्योंकि डिग्री तो काफ़ी पहले मिल चुकी है आपको, 23 साल पहले। नॉलेज हमें किताब से पढ़ना पड़ता है, नई नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। ओके। हमारी जो कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होती है, जो आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है देश में, विदेश में। यस। और शहर में हमको उसको अटेंड करना पड़ता है। उसमें हम एज ए फैकल्टी, एज ए गेस्ट, एज ए स्पीकर भी जाते हैं, सो दैट कि जो हमने नई चीज़ सीखी है, समझी है, वो हम अपने जूनियर्स को, हमारे कलीग को दे पाएँ, और जो उनके पास नई चीज़, जो उनने तकनीक सीखी है, उसको हम ग्रहण कर पाएँ। ओके। अच्छा, सेकंड सर, मैंने अभी आपके बोर्ड पे पढ़ा कि आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दमा फिजिशियन एवं कैंसर एक्सपर्ट भी हैं, ट्रीटमेंट करते हैं आप। तो सबसे पहले मुझे किसी पेशेंट को जैसे बीपी हुआ तो उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं जो वो आइडेंटिफाई करे कि इसकी स्टार्टिंग हो रही है? देखिए, आजकल हम बहुत एडवांस हो गए हैं और अब बीमारी, जैसे पहले किताब में लिखा रहता था कि ऐसा होने के बाद बीमारी आती है, अब हमें उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। हमें तो नॉर्मली 40-50 साल की उम्र में जाके अपना एक रूटीन, एक फिजिशियन के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर, शुगर सब जांच करानी चाहिए। और हमें बीमारी बाहर आने से पहले ही अगर हम उसका इलाज कराएंगे तो ज़्यादा समझदारी रहेगी। बज़ाब्ते कि हमको ऐसा पता चले कि हमारी शुगर है तो शुगर वाले के घाव ठीक नहीं होते हैं, वज़न कम होता है, पेशाब ज़्यादा होती है। अगर हम इस सिम्टम्स के ऊपर जाएं तो ये शुगर होने के बाद लगभग 10 साल के बाद होती है ये सब चीज़ें। तो या तो हम 10 साल तक वेट करें या फिर हम समय से पहले जाके दवाई खाएं, जिससे कि हमारी दूसरे ऑर्गन जो ख़राब होते हैं शुगर में, वो होने से बच जाए। इसलिए बेस्ट है कि हम रेगुलर चेकअप अपने डॉक्टर के पास जाके एक रेगुलर 40 साल की उम्र में जाके चेक कराएं। और अगर हमारे घर में किसी को कोई ऐसी बीमारी है तो हम थोड़ी सी कम उम्र में जाके एक रूटीन चेकअप अपने फिजिशियन के पास जाके कराना चाहिए। यही चीज़ अपना इसमें दमा और बीपी वगैरह में भी एप्लीकेबल है। अच्छा सर, एक थोड़ा सा एक प्रश्न मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, तो जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड मेडिसिन भी यूज़ होती है इसमें?
ट्रीटमेंट में? होती है ना, होती है, जब ज़रूरत पड़ती तो हमको देना पड़ता, ज़रूरत पे, एज पर और नेसेसरी, कम से कम समय तक। कम से कम समय तक। यस 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 यस। और थोड़ा सा मैं अभी जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसका क्या पेशेंट पे इम्पेक्ट पड़ रहा है? स्वच्छता अभियान से हमें ये हुआ कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंदौर में अगर देखा जाए तो हाँ, काफ़ी हाँ। बढ़ जाएगी। जी। दूसरी चीज़ है कि हमें जो रूटीन जो गंदे पानी से जो बीमारियां होती थी, जैसे मच्छर के कारण टाइफाइड, मलेरिया, ये सब की बीमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि गंदा पानी स्टोर नहीं रहता है, गंदे कचरे स्टोर नहीं रहते हैं, और इसके कारण जो एनवायरनमेंट साफ़ हुआ है, प्रदूषण कम हुआ है। इससे हमें बहुत सारी ब्लड वाटर बॉर्न डिजीज़ से हम निजात पा चुके हैं। और अब हमें जो बीमारियां, जो अभी बुखार आप देख रहे हैं, यूजुअली ये सब वायरल बुखार है जो कि डेवलप कंट्री में होते हैं, और जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं वैसे वैसे प्रोटोजोअल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होते जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं, जिसका समय के अनुसार हो सकता है उसका भी माकूम इलाज आ जाएगा। ओके 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 ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे तो आइडिया नहीं है, जनरली सुनने में आता है कट प्रैक्टिस। कट प्रैक्टिस क्या होती है ये? कट प्रैक्टिस का मतलब कि किसी मरीज को काट दो और फिर प्रैक्टिस करो। अच्छा मतलब सर्जरी वाली चीज़ को हम शायद कट प्रैक्टिस मानते होंगे, अच्छा। कि किसी मरीज को काट फीट देते हैं और उसका फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो शायद उसको कट प्रैक्टिस बोलते होंगे। ओवर एक्सपेंडिचर कर दो, ओवर बजट, इस टाइप का कुछ इशारा है क्या आपका? नहीं, मुझे नो कमेंट्स। नहीं। चलिए। अच्छा, अभी जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, बारिश वगैरह चालू हो रही है, क्या एक जनरल पेशेंट को अपनी रूटीन लाइफ में क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है। भगवान करे कि बारिश अच्छी हो और समय पे हो और समय समय से हो, जिससे कि हमारे कृषक भाइयों का काम अच्छा हो। अगर कृषक भाइयों को काम अच्छा होगा तो हमारे देश में सबका भला होगा, और हमें बारिश समय पे हो, अच्छी हो, इसकी गुजारिश करनी चाहिए। और हमें बस बारिश से ये देखना चाहिए कि हमें कहीं घर के आसपास पानी इकट्ठा ना हो। और Yes. अभी बारिश के कारण जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हैं, उससे हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। अभी मच्छर भी बहुत होंगे, तो हमें मच्छर से बचना चाहिए। जी। और बारिश से जो खाने की चीज़ें में टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं, उससे हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। पानी या तो उबाल के ले, आरओ का ले, या हाइजीनिक खाना खाएं, स्ट्रीट फूड खाएं। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से खाएं जहाँ पे उसकी क्वालिटी एश्योर्ड हो, और जहाँ पे अगर पानी वाली चीज़ हो तो हम उसको अवॉइड करें, और पानी अगर अच्छा हो तो हम खा सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो भी व्यूअर्स आपका इंटरव्यू देखेंगे और ये उन सबको इससे बेनिफिट ही मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। धन्यवाद।